हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी। इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं एक सीरीज़ की जो कि है करंट अफेयर के लिए यूपीएससी सीडीएस एंड एनडीए 2026 का सेकंड एडिशन का एग्ज़ाम है। वो आपका सितंबर 2026 में कंडक्ट होने वाला है। इस एग्ज़ाम के लिए हमने ये करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट की है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके सामने ये पार्ट 1 इस करंट अफेयर सीरीज़ का। इस सीरीज़ के थ्रू आप करंट अफेयर से रिलेटेड, सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से आप 99% क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। मतलब इस सीरीज़ के थ्रू आप जो हैं यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन में मिनिमम 20 to 30 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे कम्प्लीटली। ये वीडियो मैं आपके सामने लिए लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है अनिल चौधरी। ये सभी एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफाई किए हैं, आप क्रेडिबिलिटी के लिए इन पर भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके द्विज यूपीएससी नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले जो है मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो कवर किए थे, स्पोर्ट्स करंट अफेयर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर। आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है करंट अफेयर सीरीज़ के लिए, आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए, आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पेड कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी बनाई है डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करने के लिए। क्या होते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस? जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस आते हैं, देश में जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उनको स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाई है। और डेमोग्राफिक चेंजेस जो है पॉपुलेशन में चेंजेस जो आते हैं उनको ही बोलते हैं। ये जो कमेटी है ये चेक करेगी कि पॉपुलेशन में जो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हुए हैं वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से जो कुछ हुए हैं, जैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर आपने देखा, म्यांमार बॉर्डर पर आपने देखा, रोहिंग्या मुसलमान वगैरह का जो है जो इश्यू चलता है, आपको सामने आया होगा रोहिंग्या कम्युनिटी का। तो उससे रिलेटेड और भी कुछ अननेचुरल कॉजेस जो इंडिया में हुए हैं उनसे रिलेटेड क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, इनके लिए एक हाई लेवल कमेटी जो है वो गठित की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हैं जस्टिस प्रकाश प्रभाकर न्योलेकर। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर न्योलेकर इस कमेटी के हेड नियुक्त किए गए हैं। सेंसस ऑपरेशंस की बात करें तो ये सेंसस जो कंडक्ट की जाती है, सेंसस एक्ट 1948 के अंडर कंडक्ट की जाती है। इंडिया की सबसे पहली जो सेंसस थी वो 1872 में कंडक्ट की गई। और इंडिया की सबसे पहली सिंक्रोनस सेंसस, सिंक्रोनस सेंसस क्या होती है? हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो कंडक्ट होती है उसे कहते हैं सिंक्रोनस सेंसस। इंडिया में डिकेडल होती है, मतलब हर 10 साल के बाद जो सेंसस कंडक्ट होती है इंडिया में। तो सबसे पहली सिंक्रोनस सेंसस जो थी वो 1881 में स्टार्ट हुई थी। तो मतलब हर 10 साल बाद होती है। लेटेस्ट या फिर लेटेस्ट तो होने वाली है हमारी 2027 वाली सेंसस जो है, लेकिन लास्ट जो सेंसस थी वो 2011 में कंडक्ट हुई। उसके बाद कोविड की वजह से 2021 में सेंसस होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड आ गया, उसकी वजह से हम सेंसस कंडक्ट नहीं कर पाए। तो अभी वो सेंसस जो कंडक्ट होने वाली है। किसके पास है जिम्मेदारी? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के पास जो है। और ये रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर जो है फंक्शन करता है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे गिर गया है इंडिया का। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? 2.1 चिल्ड्रन पर फीमेल। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो डिक्लाइन कर गया है 1.9। 2.1 होना चाहिए था रिप्लेसमेंट लेवल के लिए भी अगर हमें चाहिए, लेकिन अभी हमारा डिक्लाइन कर गया है 1.9 हुआ 2024 में। चिल्ड्रन पर वीमेन रिप्लेसमेंट लेवल मैंने आपको बताया 2.1 चिल्ड्रन पर वीमेन होते हैं, लेकिन अभी इंडिया में क्या स्थिति है? 1.9 चिल्ड्रन पर वीमेन हो गया है। किससे पता लगा है हमें? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से। बिहार जो है उसने हाईएस्ट टीएफआर, अभी मैं टोटल फर्टिलिटी रेट को टीएफआर से ही डिनोट करूँगा, ठीक? तो बिहार ने जो है हाईएस्ट टीएफआर जो है रिकॉर्ड किया 2.9। दिल्ली में लोवेस्ट है 1.2।
ये किसके अकॉर्डिंग है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 का डेटा है। लेकिन वही मैं अगर डेटा की बात करूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो है वो बताता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो TFR है वो है 0.9, 0.9 है। अगर आप दिल्ली का देखेंगे तो वो 1.2, अंडमान एंड निकोबार का उससे भी नीचे है। TFR जो है रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है, मतलब एबव है रिप्लेसमेंट लेवल से। कौन कौन से स्टेट हैं उसमें? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे जो स्टेट्स हैं इनका TFR जो है रिप्लेसमेंट लेवल से हाई है। बिलो किसका है? लो किसका है? तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, इनका TFR जो है 1.3 के आसपास है। मतलब जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका TFR लो है, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, हिंदी बेल्ट है, उसमें TFR जो है थोड़ा सा हाई है। रूरल इंडिया ने रिकॉर्ड किया है TFR 2.1, और कंपेयर टू अर्बन एरिया वहाँ पर 1.5 का TFR जो है रिकॉर्ड किया गया है। ये सारे जो डेटा हैं ये आपको 2.1, 1.5, 1.3, 1.2 ये सारी डेटा आपको याद नहीं रखने हैं, आपको कंपैरिजन याद रखना है। आपको स्टेटमेंट दिया जाता है कि रूरल इंडिया का TFR जो है बिलो है एज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज़, तो ये क्या है? ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। नहीं, रूरल इंडिया का TFR जो है एबव है एज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। क्लियर हो गया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कंपैरिजन में आपसे ट्रेंड एनालिसिस आपसे पूछा जाएगा, ये डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 59, 15 टू 59 ईयर्स के बीच में वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है। वर्किंग एज पॉपुलेशन आप देखिए, डेफिनेशन देखिए यहाँ पर कौन सी होती है? 15 से 59, 15 से 59 ईयर्स के बीच में होती है। ये जो है अराउंड 65% के आसपास है इंडिया की, मतलब ये डिक्लाइन ही करती जा रही है। शेयर जो है एल्डरली पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। एल्डरली पॉपुलेशन 60 ईयर्स एंड अबव को बोलते हैं। इंक्रीज हो गया, 9.7 हो गया। केरल में हाईएस्ट है ये जो शेयर है, हाईएस्ट शेयर है। 15% पॉपुलेशन जो है केरल की वो एल्डरली हो चुकी है। टोटल इंडिया की कितनी है? 9.7% है। ट्रॉमा केयर आर्टिकल 21 इवॉल्व होता रहता है, आपको पता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है हमारे पास, ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं उसमें आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है हमारे पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ये जो राइट टू लाइफ है इसको इवॉल्व करता रहता है कि ज़िंदगी केवल जीना नहीं होता है, ठीक है। लाइफ जो केवल मेयर लिविंग नहीं है, ये डिग्निटी के साथ भी हमें रहना है। तो ट्रॉमा केयर जो है ये भी राइट टू लाइफ के अंडर आ गया है। आर्टिकल 21 के अंडर जो है राइट टू ट्रॉमा केयर भी अब आपको मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है 26 में 2026 को सेव लाइफ फाउंडेशन केस में कि राइट टू ट्रॉमा केयर भी अब आर्टिकल 21 के अंडर जो है कंसिडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि एम्बुलेंस सर्विस, ट्रॉमा रजिस्ट्री, ट्रॉमा डेटा मैनेजमेंट, इस सबको इंटीग्रेट किया जाए। बहुत सारी हेल्पलाइन आपने सुनी होंगी, 100, 101, 102, 108, 1033, 1091, इन सभी हेल्पलाइन को मर्ज करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन करो इन सभी इमरजेंसी हेल्पलाइन का, और 3 महीने के अंदर 112 112 हेल्पलाइन में इनको कन्वर्ट कर दो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को डायरेक्ट किया गया कि वो गाइडलाइन इश्यू करे, नेशनल ट्रॉमा रजिस्ट्री सेटअप की जाए, और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में भी स्टेट ट्रॉमा रजिस्ट्रीज जो है वो सेटअप की जानी चाहिए। एग्जीक्यूशन के लिए भी डायरेक्शन जो है वो इश्यू कर दिए। चिनाब ब्यास रिवर लिंक प्रोजेक्ट, चिनाब रिवर है, ब्यास रिवर है, दोनों ही रिवर आपको पता है कि इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इन दोनों को लिंक कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा चिनाब में उसको व्यास में ले आएंगे, यूज़ होने लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये क्या है? 8.7 किलोमीटर लेंदी जो है टनल है जो कि डाइवर्ट करेगी सरप्लस वाटर चिनाब बेसिन से ब्यास बेसिन के अंडर में। चिनाब क्या है? वेस्टर्न रिवर है इंदस वाटर रिवर सिस्टम में,
और ब्यास क्या है, सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इनडायरेक्टली इंदस की भी होगी। सतलुज रिवर जो है ये इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी ब्यास है, तो ये भी दोनों की उसी की ट्रिब्यूटरी है। ब्यास जो है ये पंजाब एंड हिमाचल दोनों ही स्टेट में फ्लो करती है। इंडिया ने रीच कर लिया है 100 रामसर साइट्स का अचीवमेंट। 100th 100वीं जो रामसर साइट है वो कौन सी है फिर इंडिया में जो अभी हमने नोटिफाई की है, वो है जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी, और ये कहाँ है, बलिया डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। ये 100वीं रामसर साइट है नेशनल लेवल पे। लेकिन अगर वहीं मैं बात करता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो ये 13th रामसर साइट है। इससे पहले 99th रामसर साइट जो थी वो भी उत्तर प्रदेश में ही नोटिफाई की गई थी, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, शेखा झील वर्ल्ड सेंचुरी, शेखा झील। तो उत्तर प्रदेश में तो हो गए 13 और इंडिया में हो गए 100 रामसर साइट। रामसर साइट जो है रामसर कन्वेंशन के अंडर जो नोटिफाई की जाती हैं, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करती है वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ 1971 में इस कन्वेंशन को एडॉप्ट किया गया था। जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी 100th है, इसको आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है AI पावर्ड चिराग सेंटर इन हैदराबाद। चिराग की फुल फॉर्म देख लेते हैं। अभी क्या सारी स्कीम्स की कैसे भी करके जो है फुल फॉर्म तैयार कर ही देते हैं। तो सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिकल गवर्नेंस, ये चिराग की फुल फॉर्म है। सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब HR ह्यूमन रिसोर्स को लेके इंफॉर्मेशन सिस्टम सेटअप किया गया है। रिसर्च एंड एनालिटिकल्स गवर्नमेंट जो है उसको लेकर भी यहाँ काम किया जाएगा। हैदराबाद में इसको सेटअप किया गया है। हैदराबाद जो है सदर्न सेंट्रल रेलवे के अंडरगत आता है। चिराग के थ्रू क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी, डेटा एनालिटिक्स की मदद लेके, डिजिटल गवर्नेंस टूल की मदद लेके क्या करेंगे हम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, वर्कफोर्स की प्लानिंग करेंगे इंडियन रेलवे में कैसे बेहतर की जा सकती है। HR पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन किस तरीके से बेहतर तरीके से किया जा सकता है AI की हेल्प लेके। प्रिडिक्टिव एनालिटिकल्स, किस तरीके से नई नई चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, नए नए फ्यूचर इवेंट्स को। ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन किया जाएगा इंडियन रेलवे के ही अंडर, किसके थ्रू, चिराग सेंटर के थ्रू। इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर ब्लेज, मॉडल ब्लेज तो बहुत दिन से नोटिफाई किए जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के पास कोई मॉडल ब्लेज नोटिफाई किया गया है तो वो इंडिया का सबसे पहला कौन सा है, ये है चूमुर। चूमुर ब्लेज जो है वो लद्दाख में नोटिफाई किया गया है। ये इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर ब्लेज है जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर BK सक्सेना जी ने नोटिफाई किया है। लद्दाख जो है पहला रीजन बन गया है जहाँ पर इस तरीके का जो इनिशिएटिव है वो नोटिफाई किया गया है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर नोटिफाई किया गया है। इनिशिएटिव फोकस करेगा इम्प्रूव करने के लिए रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, डिजिटल एक्सेस, बेसिक सर्विसेज को। इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन कोऑर्डिनेशन विद लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल एजेंसीज। लद्दाख जो है इससे पहले स्टेट होती थी जम्मू कश्मीर, उसका हिस्सा था, लेकिन 2019 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को UT बनाया गया। उसके बाद से ही वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। लद्दाख अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के एक्साई चिन के साथ में और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान रीजन के साथ में। लद्दाख में जो है पहले केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेह एंड कारगिल, और लद्दाख जो बहुत ही बड़ा एरिया है वहाँ पर ये 2 डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू बहुत ज़्यादा थे। तो अभी लद्दाख के पास 5 नए डिस्ट्रिक्ट और मिले हैं लद्दाख को, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए लद्दाख में अब 7, न्यूब्रा, साम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास, ये जो है 5 नए डिस्ट्रिक्ट भी क्रिएट किए गए हैं। इंडिया का पहला AI एनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर, इंडिया का पहला AI एनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है वो रिलायंस और मेटा दोनों ने मिलकर सेटअप किया है।
इसको कहाँ सेटअप किया गया है? ये जो है जामनगर गुजरात में सेटअप किया गया है। इसके थ्रू क्या चीज़ें काम में लेके आएंगे, क्या ये बेनिफिट करेगा? ये सपोर्ट करेगा मैसिव क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई वर्कलोड को इंडिया में। याद रखना कौन सी दो कंपनियाँ, रिलायंस एंड मेटा, दो कंपनियों ने मिलकर किया है इसको। अब क्या एक एमसीक्यू देख लेते हैं। 3 हमको स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि हम 155 गीगावाट की एनर्जी कैपेसिटी को, इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे 2035 तक। कैसी? विंड एनर्जी कैपेसिटी 2035 तक हम 155 गीगावाट को अचीव करेंगे। लेकिन एंटरन टारगेट भी एक हमने रखा है कि 100 गीगावाट जो है हम 2030 मतलब 2030 तक, 2030 तक ही अचीव कर लेंगे। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। 2030 तक 100 गीगावाट एंड 2035 तक 155 गीगावाट इन विंड एनर्जी कैपेसिटी इंडिया अचीव करेगा। इंडिया करेंटली जो है 3rd लार्जेस्ट विंड एनर्जी मेकर है वर्ल्ड में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया जो 4th लार्जेस्ट विंड एनर्जी मेकर है। दी वीटी मारुत की फुल फॉर्म क्या है? विंड टरबाइन, WT विंड टरबाइन मारुत मतलब मटेरियल्स एंड रिसोर्स यूटिलिटी ट्रैकर। मतलब हम मटेरियल को, रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ट्रैकर है WT मारुत विंड टरबाइन का। पोर्टल जो है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डिज़ाइन किया गया है विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। दिस इज़ करेक्ट। WT मारुत जो है वो विंड एनर्जी सप्लाई चेन को मैनेज करेगा और ये पहला ऐसा डिजिटल पोर्टल है। तो कौन कौन से सही हैं? सेकंड इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्ट है। तो ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वर्ड आपको याद रखने हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं अनइंटरप्टेड। किस डेट को इन्होंने ये अचीव किया? 10 जून 2026 को उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं 4399 कंसेक्यूटिव डेज इन ऑफिस, सरपासिंग जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने सर्व किया था 4398 डेज एज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। नॉट नॉमिनेटेड, ओनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 4398 डेज तक कंटिन्यू किया था। मोदी जी ने अज्यूम किया था ऑफिस को 26 मई 2014 में उन्होंने पहली बार ऑफिस को अचीव किया था। पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सर्व जो है किया है टर्म को, 3 कंसेक्यूटिव टर्म को जो है सर्व किया है। पहले ऐसे नॉन कांग्रेस लीडर हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। मतलब इससे पहले 3 बार कंसेक्यूटिवली सर्व तो किया है लेकिन वो कांग्रेस से ही हुआ करते थे ऐसे लीडर। नॉन कांग्रेस लीडर ऐसे पहले नरेंद्र मोदी जी हैं। प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये तो हो गए मेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आफ्टर ऑल तो ये ओवरऑल है, लेकिन अगर फीमेल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, फीमेल प्राइम मिनिस्टर की, तो वो इंदिरा गांधी जी हैं जिन्होंने लॉन्गेस्ट सर्व किया है इन इंडिया। सिकल सेल एनीमिया जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए इंडिया ने टारगेट सेट कर लिया है। क्या है इंडिया का टारगेट? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया जो है उसको एलिमिनेट कर देगा इंडिया। ये किसके अंडर होगा? नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ये कब लॉन्च किया गया था? ये जो लॉन्च किया गया था ये 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था शहडोल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। और ये ऑपरेट किसके अंडर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में इसका प्रकोप जो है ज़्यादा है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जो कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है? एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है इसकी वजह से होता है और उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन एस। सिकल सेल शेप ब्लड जो हैं, RBC जो हैं,
उनकी शेप हो जाती है सिकल जैसी। सिकल शेप्ड आरबीसी जो हैं अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती हैं, तो वो एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाती हैं बॉडी में ऑक्सीजन। ऑयल इंडिया ने डिस्कवर किया है नया एक गैस बियरिंग जोन राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में। राजस्थान का एक डांडेवाला रीजन है जैसलमेर के पास में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ऑयल इंडिया ने डिस्कवर कर लिया एक नेचुरल गैस का जोन। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर काम करती है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पीएम अजय पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिलीवरी के लिए। अब देखिए, पीएम अजय जो है ये स्कीम को तो लॉन्च पहले ही कर चुके थे 2021 में। जितनी भी शेड्यूल कास्ट के लिए वेलफेयर की स्कीम्स ऑपरेट होती थी 2021 से पहले, सबको मर्ज कर दिया, एक सिंगल स्कीम लॉन्च की पीएम अजय। पीएम अजय की फुल फॉर्म क्या है? पीएम फॉर प्रधानमंत्री एंड अजय की क्या है? अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अभ्युदय मतलब उनका कल्याण करना, उनका वेलफेयर करना। तो शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जितनी भी योजनाएं थी उनको इंटीग्रेट कर दिया गया और एक योजना लॉन्च की गई, एक स्कीम जिसका नाम था पीएम अजय। अब पीएम अजय स्कीम का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको ही चेक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है पीएम अजय पोर्टल एंड पीएम अजय मोबाइल ऐप। ये मॉनिटरिंग को और इम्प्लीमेंटेशन को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करेगा। शेड्यूल कास्ट के लिए जो है आर्टिकल 46 में, आर्टिकल 46 कहाँ आता है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको डायरेक्टिव में कन्वर्ट किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 46 कहता है कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएं, किसके? शेड्यूल कास्ट के एंड शेड्यूल ट्राइब के, और उनको प्रमोट भी किया जाए। अब इनको डिजिटल कर दिया गया, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था 2015 में, सारी चीज़ों को डिजिटल करने के लिए जो भी स्कीम्स वगैरह हैं गवर्नमेंट की, उनको। विश्व का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ सेटअप किया गया है? ये इंडिया में सेटअप किया गया है। किसने किया है? अडानी ग्रीन्स एनर्जी ने जो है इसको कमीशन किया है। 3.37 बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है इसकी कैपेसिटी है। कहाँ हुआ ये? खावड़ा गुजरात में। खावड़ा गुजरात में इसको सेटअप किया है अडानी ग्रीन्स एनर्जी ने। अब देखिए, वैसे तो इंडिया के बाहर या फिर इंडिया में 3.37 गीगावाट से भी ज़्यादा बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन ये सिंगल लोकेशन पर है। एक ही लोकेशन पर दुनिया में इससे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं है। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ सेटअप किया गया? सिंगल लोकेशन खावड़ा गुजरात में, अडानी ग्रीन्स ने किया ऐसा। इससे पहले सबसे बड़ा कहाँ था? चाइना में था। BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम खावड़ा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है। इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, उसको ये सपोर्ट करेगा। इंडिया का टारगेट क्या है? 2070 2070 तक हम जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करेंगे, ये हमारा टारगेट है। इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल कोल टू एमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट पीएम मोदी ने लॉन्च किया। पीएम मोदी के साथ साथ हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी थी। इन्होंने इसको लॉन्च किया है ओडिशा के लखनपुर में। ये इंडिया का पहला है कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। इसमें इन्वेस्टमेंट जो अराउंड 25,000 करोड़ का होगा। 2029 से ऑपरेशनल होगा ये। और इसमें पार्टनर किसने किया है? कोल इंडिया लिमिटेड ने एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने, दोनों ने मिलकर इसको कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव करेंगे इस चीज़ को। कोल गैसिफिकेशन क्या है? कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है कोल को सिन गैस में। कोल जो होता है उसको सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं थ्रू कोल गैसिफिकेशन, और इससे हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जैसी चीज़ें उससे मिलकर बनता है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का एंड कंज्यूमर भी है। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है कोल का, एंड 5th लार्जेस्ट रिजर्व हैं इंडिया के पास कोल के ग्लोबली।
हल्दिया सी पोर्ट, हल्दिया सी पोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ये एक रिवराइन पोर्ट है। इसको डेवलप किया गया था कोलकाता पोर्ट पर ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए। तो हल्दिया सी पोर्ट जो है, ये जो एक रिवराइन पोर्ट है, इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है इमिग्रेशन पोस्ट के तौर पर। इमिग्रेशन पोस्ट मतलब यहाँ पर पासपोर्ट के थ्रू फॉरेनर्स आ सकते हैं और इंडिया से फॉरेनर्स, इंडिया से भी मतलब जा भी सकते हैं, नेशनल्स पे जा सकते हैं, फॉरेनर्स भी जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डेजिग्नेट किया है हल्दिया पोर्ट को, जो कि वेस्ट बंगाल में है, एज इमिग्रेशन पोस्ट। भू आधार, भू किसको कहते हैं? भू कहते हैं लैंड को। तो भू आधार और लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड के लिए भू आधार जो है वो लॉन्च किए गए हैं। लैंड क्या है? ये स्टेट का सब्जेक्ट है। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 तरीके के। एक तो सेंट्रल, दूसरे स्टेट, तीसरे होते हैं कनकरेंट। ये 3 लिस्ट होती हैं। तो लैंड क्या है? सेंट्रल लिस्ट में है। अब भू आधार किस तरीके से लॉन्च किया गया? एक UL पिन, एक नंबर है जो कि इश्यू किया जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म है UL फॉर यूनिक लैंड, पिन फॉर पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसा? यूनिक। लैंड पार्सल मतलब एक लैंड की एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो जियो फेंस के साथ होगा। मीन्स ये GPS की लोकेशन के साथ एनेबल्ड होगा, जिसको भू आधार के नाम से भी जानते हैं। इसको लॉन्च किया कर दिया गया है। ये 14 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड होगा। अल्फ़ा न्यूमेरिकल मीन्स जिसमें ABCD भी होंगे और 1 2 3 4 नंबर भी होंगे, अल्फ़ाबेट भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड 14 डिजिट का होगा। भू आधार जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसके अंडर ही इसको लॉन्च किया गया है भू आधार को। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो लॉन्च की गई थी 2026 में। अल्पिन नहीं, ये जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। ओके डन। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर उनको स्पॉन्सर ही करेगा, कंप्लीटली फंड नहीं करेगा, केवल उनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो कैसे करेगा? 60-40 के रेशियो में नॉर्मल स्टेट्स में, मतलब 60 तो हो गया सेंटर का और स्टेट कंट्रीब्यूट करेगी फंड 60%, सेंट्रल करेगा 60% फंड कंट्रीब्यूट, स्टेट करेगी 40% फंड कंट्रीब्यूट। ये होगी स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर। जो हिली स्टेट होते हैं, स्पेशल स्टेट होते हैं, उसमें सेंटर क्या करता है 90 और स्टेट को 10% करने को मिलता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ही ऐसा होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है? 100% फंड जो है वो सेंटर की तरफ से ही कंट्रीब्यूट किया जाता है, स्टेट उसमें कोई भी फंड कंट्रीब्यूट नहीं करता है, 0। इंडिया का पहला प्राइवेट गोल्ड माइन जो सेटअप किया गया है, कहाँ हुआ है? ये कहाँ लोकेटेड है? ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या नाम है इसका? जोनागिरी गोल्ड माइन। जोनागिरी गोल्ड माइन के नाम से इसको जाना जाएगा। और ये जेमो मैसोर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने सेटअप किया है इसको, यही इसको ऑपरेट करेगी। इंडिया की पहली ऑपरेशनल प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी गोल्ड माइन है। सोशल मीडिया को बैन कर दिया है अंडर 16 एज के चिल्ड्रन के लिए। किस कंट्री ने ऐसा किया है? मलेशिया ने। मलेशिया के साथ जो है हम 2 एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। एक तो है एक्सरसाइज हरीमाऊ शक्ति, जो इंडियन आर्मी और मलेशिया की आर्मी जो है दोनों करती हैं मिलके। एक है एक्सरसाइज उदार शक्ति। उदार शक्ति इंडियन एयरफोर्स एंड मलेशिया की एयरफोर्स दोनों मिलकर करती है। मलेशिया जो है एक साउथ एशियन कंट्री है, आप देख सकते हैं ये आसियान का मेंबर भी है। मलेशिया जो है आसियान का भी मेंबर है। बाकी कंट्रीज़ को आप इधर देखिए, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये तो है मलेशिया, ये है मलेशिया। मलेशिया के ही पास में आपको छोटा सा आपको दिखेगा यहाँ सिंगापुर की ये जो टिप है, ऐसे ही छोटा सा ये एक देश दिखेगा आपको ब्रूनेई।
बाकी ये सब जो है ये क्या है, ये इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा। ये जो आर्कीपेलगो हैं इनको फिलीपींस के नाम से जानते हैं। ये जो कंट्री है ये है वियतनाम। वियतनाम के पीछे कंबोडिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ ये जो कंट्री है ये आपको लाओस देखने को मिल रहा है। ये जो है ये थाईलैंड है। ये जो कंट्री है ये म्यांमार है और ये चाइना है। म्यांमार और चाइना के साथ ही आपको पता है हमारा देश का भी बॉर्डर यहाँ से लगता है। ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो जगह है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये है बांग्लादेश। और ये इंडिया है, ये चाइना है, ये म्यांमार है और ये पैसिफिक ओशियन है। यहाँ से अगर आप थोड़ा और चलेंगे तो आपको यूएसए देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इधर आपको मैंने थोड़ा सा आपका मैप की स्टडी कराई है एक आइडिया लगाने के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई है, इंडिया ने साइन की है। किसको एक्सपोर्ट करेगा? वियतनाम को एक्सपोर्ट करेगा। कहाँ है वियतनाम? आप ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ वियतनाम आपको देखने को मिल रहा है। चाइना के साथ डायरेक्ट बॉर्डर है वियतनाम का। तो इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो है वियतनाम को एक्सपोर्ट करेगा। यही जो मिसाइल है वो इंडिया हो सकता है 99% ये डील जो क्रैक हो सकती है, इंडोनेशिया को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। ओके, सांग्रीला डायलॉग हुआ था सिंगापुर में, वहाँ इंडोनेशिया के साथ डील जो है वो फाइनल स्टेज पर चल रही है, वियतनाम के साथ हो चुकी है। सबसे पहले ऐसी डील जो है ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने के लिए वो फिलीपींस के साथ हुई थी 2022 में। ब्रह्मोस क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है ब्रह्मपुत्र प्लस मॉस्को, ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र जो है ये एक रिवर है इंडिया की, हिमालय से ऑर्गेनेट करती है। मॉस्को जो है ये एक रिवर है रशिया की। मतलब इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर इस वेंचर को स्टार्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल को। आई होप आपको ये जो है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो अभी मैंने आपको समझाया। वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें समझने के लिए। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि जॉइंटली डेवलप की गई है इंडिया एंड रशिया के द्वारा। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको फायर किया जा सकता है लैंड से, सी से एंड एयर प्लेटफॉर्म से भी। मतलब जेट्स के साथ भी और हमशिप के साथ और टैंक से भी इसको फायर कर सकते हैं। हाई स्पीड रहती है, हाई प्रिसीजन है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की इसमें क्षमता है। पीएम मोदी को मिला है स्लोवाकिया का ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस। बस इतना ही याद रखिए, स्लोवाकिया एक लैंडलॉक कंट्री है, सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। वाइट डबल क्रॉस वहाँ का हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन है। स्लोवाकिया की जो कैपिटल है वो ब्रिटिस्लावा है। मोदी जी को मिला है। 81st यूएन जनरल असेंबली का सेशन हुआ 2026 में। 2026 में कौन सा सेशन था? 81st सेशन था। प्रेसिडेंट कौन चुने गए हर एक सेशन का? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब मैं इसको कैसे बोलूँगा? UNGA के नाम से इसको बोलूँगा। तो UNGA का जो भी सेशन होता है एवरी ईयर, उसमें एक प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है। 81st सेशन 2026 में कौन इलेक्ट हुए? खलीलुर रहमान। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश। खलीलुर रहमान। थीम क्या थी 81st सेशन की? रीस्टोरिंग ट्रस्ट। यूनाइटेड नेशन में किसी का ट्रस्ट नहीं है ना, क्योंकि कहीं भी काम नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। तो क्या बोल रहे हैं कि रीस्टोर करना चाहते हैं हम ट्रस्ट को, मैनेज करना चाहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन को। ये जो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पावर जो शिफ्ट कर रही है, पहले क्या है यूरोप में थी पावर, उसके बाद पावर ने शिफ्ट किया नॉर्थ अमेरिका चली गई पावर, अभी पावर जो एशिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो ये जो पावर शिफ्टिंग है इसको मैनेज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है अच्छे तरीके से। ट्रस्ट को भी हम रिस्टोर करना चाहते हैं। एक यूनाइटेड नेशंस जो कि डिलीवर करे हर किसी के लिए, अ यूनाइटेड नेशन दैट डिलीवर्स फॉर ऑल। इस तरीके की थीम जो उन्होंने रखी इस बार। UNGA के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उनमें से एक UNGA है। प्रेसिडेंट जो है इसके एनुअली इलेक्ट होते हैं जो कि सेशन को प्रिसाइड करते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में है, USA में।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक और काम किया कि इसने अपने नॉन परमानेंट मेंबर उनको इलेक्ट किया है। ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्चुगल, थाईलैंड, यूएनजीए ने इलेक्ट किया है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी जो होती है, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो है नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 होते हैं उनको हर 2 साल के टर्म के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब 2 साल का टर्म मिलेगा, उसके बाद वो रिटायर होंगे, उसके बाद नए इलेक्ट होंगे उसी पोजीशन पर, ऐसा होता है। अब उनमें से जो है 6 मेंबर ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्चुगल, ट्राइनिडैड, टोबागो और जिम्बाब्वे, इन 6 देशों को नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया है। कौन से टर्म के लिए? 2027 से लेकर 2028 तक। 1 जनवरी 2027 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक ये अपनी ऑफिस में रहेंगे 6 मेंबर। कैसे? नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? वो हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। इनके पास वीटो पावर होती है किसी भी इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन को लेकर। साउथ कोरिया की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दी गई हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ली जांग यूंग के द्वारा। प्रेसिडेंट कौन है? ली जांग यूंग। प्राइम मिनिस्टर किसको नियुक्त किया उन्होंने? हांग सेंग सू। हांग सेंग सू, इनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया में यूनिकैमरल नेशनल असेंबली है जिसमें 300 मेंबर्स होते हैं। एलोन मस्क। एलोन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स, ये सारी कंपनी जो है इनको ये ओन करते हैं। कीर स्टारमर जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इतना ही याद रखना इनका नाम। कीर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, रिजाइन कर दिया, लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। किंग चार्ल्स III जो अभी यूके के किंग हैं, उनको इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। उज्बेकिस्तान जो बन गया है पहला सेंट्रल एशियन मेंबर जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बना है। मतलब पहला सेंट्रल एशिया का कंट्री है जो एनडीबी का मेंबर बना है। एनडीबी क्या है? ये जो बैंक है इसको एस्टेब्लिश किया था ब्रिक्स कंट्रीज़ ने मिलके। उज्बेकिस्तान जो है इसका 10th मेंबर बन गया है एनडीबी का। एनडीबी को सेटअप किसने किया था? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कौन से हैं ये? ब्रिक्स की कंट्री हैं। एनडीबी कब शुरू हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। मेंबरशिप इसकी ओपन है, जो भी मेंबर हैं यूएन के मेंबर, यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं वो एनडीबी के मेंबर बन सकते हैं। टोटल न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब तक 10 मेंबर हो चुके हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो हो गए ब्रिक्स के भी जो मेंबर हैं। उसके अलावा कौन है? बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और उज्बेकिस्तान। जोनाथन जो है ये बन गया है विश्व का सबसे बूढ़ा ओल्डेस्ट नोन लैंड एनिमल। ज़मीन पर रहने वाला जिसकी हमें जानकारी है, ये सबसे ओल्डेस्ट एनिमल बन गया है जोनाथन। ये क्या है? एक टर्टल है। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बताता हूँ। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो है ये एक यूएसए लेड इनिशिएटिव है। मतलब यूएसए इसको लीड करता है। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले इसको इंडिया ने भी ज्वाइन किया था, जापान ने, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ग्रीस, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, ये सभी कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया है। क्यों ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव यूएस ने लॉन्च किया है? सेमीकंडक्टर्स, अभी क्या एआई का ज़माना हो गया, एआई की जो रेस चल रही है इस एज में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए चाइना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। आपको पता है मैक्सिमम सेमीकंडक्टर की सप्लाई को और क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई को ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल करता है चाइना और यूएसए दोनों में पावर स्ट्रगल है। तो चाइना ने क्या है, सेमीकंडक्टर की सप्लाई जो रोक दी थी यूएसए के लिए, जब यूएसए ने टैरिफ जो है वो इम्पोज किए थे चाइना एंड इंडिया के ऊपर,
तो उसी से लड़ने के लिए पैक्स सिलिका, सिलिका आपको पता है ना, सिलिका फॉर सिलिकेट, सिलिकेट सेमीकंडक्टर्स, तो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव इसी चीज़ को लेकर लॉन्च किया है यूएसए ने। अभी इसको ईयू ने भी ज्वाइन कर लिया है, मतलब यूरोप और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर चुके हैं अब तक। एशिया का सबसे पहला यूनेस्को का चेयर जेंडर इंक्लूजन को लेकर लॉन्च किया है किसने? सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने लॉन्च कर दिया एशिया का पहला यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन को लेके एंड स्किल डेवलपमेंट को लेके। कोलैबोरेट किसके साथ किया है? यूनेस्को के साथ किया है, क्योंकि यूनेस्को के लिए ही ये चेयर है। ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया था स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयंत चौधरी ने। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सेंसस 2027 ये भारत की, इंडिया की सबसे पहली डिजिटल इन्यूमरेशन एक्सरसाइज है। ये कम्प्लीटली डिजिटल होने वाली है। ये मोबाइल बेस्ड डेटा कलेक्शन एंड सेल्फ एन्यूमरेशन फैसिलिटीज़ इसमें उपलब्ध हैं लोगों के लिए, और ये ऐसी फैसिलिटी इंडिया में पहली बार उपलब्ध कराई गई हैं सेंसस को लेके। 2027 की जो सेंसस है ये 16th सेंसस है इंडिया की। इंडिया की ओवरऑल 16वीं सेंसस है, लेकिन 8th सेंसस है ये इंडिपेंडेंस से लेके अब तक। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहली सेंसस 1951 में हुई, उसके बाद ये 8वीं है। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। सब्जेक्ट जो है सेंसस का ये यूनियन लिस्ट में आता है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। आर्टिकल 246 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट कर सकती है पॉपुलेशन और सेंसस के ऊपर। सेंसस एक्ट 1948 के अंडर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, आपको पता है। सेंसस रूल 1990 के अंडर। नोडल एजेंसी पहले भी बताया मैंने, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंडर होती है, जो कि फंक्शन करता है एमएचए के अंडर। एंशियंट एरा में, मतलब एंशियंट इंडिया में सेंसस का कहीं हमें सबूत देखने को मिलता है, कोई साक्ष्य मिलते हैं क्या? हाँ, हमें मिलते हैं। ऋग्वेद पीरियड में 1800 से लेके 1600 बीसी में वैदिक पीरियड जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग्वैदिक, दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड जो कि था 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के आसपास। इसी पीरियड में हमें सेंसस या फिर पॉपुलेशन ट्रैकिंग के रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो अपनी अर्थशास्त्र लिखी थी, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर हुआ करते थे, इन्होंने 321 से लेके 296 बीसी के आसपास भी सेंसस के बारे में बात की थी। उसके बाद आए मेडिवल इंडिया की बात करें तो मुगल एरा में अबुल फजल ने अपनी आईन अकबरी में डिटेल्ड डेमोग्राफिक डेटा जो है प्रोवाइड किया था। सबसे पहली टाउन सेंसस जो इंडिया में कंडक्ट की थी ढाका में। ये यूनिफाइड इंडिया की बात कर रहे हैं, जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो ढाका में हुई थी 1830 में हेनरी वॉल्टर ने की थी, और हेनरी वॉल्टर को ही फादर ऑफ इंडियन सेंसस कंसीडर किया जाता है। सबसे पहली नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 में हुई, सिंक्रोनस सेंसस 1881 में हुई, और तब सेंसस कमिश्नर कौन थे? WC प्लोडेन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिंक्रोनस क्या होता है? हर साल के बाद, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होगा। इंडिया में डिकेडल होता है, हर 10 साल के बाद होता है। इंडिपेंडेंस के बाद से सबसे पहला 1951 में हुआ था। अभी जो है जो लास्ट हुआ था वो 2011 में हुआ था, और लेटेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? फिर लेटेस्ट हो जाएगा हमारा 2027। जम्मू जो सिटी है इसको लिंक कर दिया कश्मीर के साथ में। पैसेंजर ट्रेन भी अब यहाँ पर चलने लगी है, सबसे पहली बार ऐसा हुआ है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फ्लैग ऑफ किया है। एक्सटेंड मतलब पहले से चलती थी लेकिन अब उसको और एक्सटेंड कर दिया है। श्रीनगर श्री माता वैष्णो देवी कटारा वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तक, ये श्रीनगर से चलती थी कटारा तक, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जो है वहाँ तक, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। कहाँ तक कर दिया गया? जम्मू तवी स्टेशन तक कर दिया गया है। डायरेक्ट ट्रेन पहली बार ऐसी है जो चली है
कश्मीर और जम्मू के बीच में। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, USBRL, एक रेल लिंक है जिसका पूरा नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर में इंश्योर करने के लिए चलाई गई है। इसी प्रोजेक्ट के अंडर जो है दुनिया का वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है चिनाब रेलवे ब्रिज वो भी आता है। इंडिया का पहला, देखिए जो पहली बार चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम के लिए ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इंडिया का सबसे पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। अभी क्या होता है, फास्टैग है लेकिन फिर भी हमें टोल पर रुकना होता है। फास्टैग से आपका अमाउंट डिडक्ट होता है, उसके बाद आपको जाने को मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या है, बस आप निकल जाइए। इंडिया का सबसे पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया गया। और ये कहाँ पर इनिशिएट हुआ है, ये हुआ सूरत भरूच गुजरात में। सूरत और भरूच के बीच में जो हाईवे गुजरात में, वहाँ पर ये सेटअप किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो आपकी नंबर प्लेट होती है उससे ऑटोमेटिकली ही डिडक्ट हो जाएगा आपका अमाउंट। जैसे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम होंगे और फास्टैग होंगे, आपको रुकना नहीं होगा, आप सीधे निकल जाइए। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो उसके बाद के भी कुछ प्रोविज़न इसमें रखे जाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं होगा, ये तो फॉर श्योर है। शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडीनार गुजरात में लॉन्च की गई है। सबसे कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर ने उसको मंजूरी दे दी है, मोदी जी उसको चेयर कर रहे थे, उस वजह से ज़रूरी है। शिप रिपेयर फैसिलिटी रिसेंटली वाडीनार गुजरात में लॉन्च की गई है। बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत आपको है नहीं। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसको मैनेज करेगा। इतना ही आपके लिए ज़रूरी है एग्जाम के लिए। ग्रीन फील्ड नहीं है, ब्राउन फील्ड है। CGI ने अनाउंस किया है 1 केस 1 डेटा इनिशिएटिव। और एक चैटबॉट भी उन्होंने लॉन्च किया है, सुसहाय चैटबॉट भी लॉन्च किया है उन्होंने इसके लिए। जुडिशरी ने लॉन्च किया क्या, 1 केस 1 डेटा। चाहे केस हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, तालुका कोर्ट में हो, हर जगह एक केस को लेके एक ही डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। एक सुसहाय पोर्टल भी लॉन्च किया है जो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को बेहतर तरीके से, जिससे केस मैनेजमेंट, डेटा इंटीग्रेशन, जुडिशियल एफिशिएंसी आएगी। ये किसने डेवलप किया है, ये NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। भोजशाला कॉम्प्लेक्स टेम्पल, भोजशाला कॉम्प्लेक्स जिसको पहले कैसे बोलते थे, भोजशाला कमल मौला मॉस्क, लेकिन अभी इसको एज अ टेम्पल डेजिग्नेट कर दिया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच ने, इंदौर की जो बेंच है उसने। कोर्ट ने इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को बोला है कि ये हिंदू टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है गॉडेस सरस्वती को, भाग देवी के नाम से भी उनको जानते हैं। ये जो साइट है ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है राजा भोज के साथ में, जो कि परमार डायनेस्टी के राजा थे 11वीं सेंचुरी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, जजेस की संख्या जो है वो 34 से 37 कर दी गई है। इससे पहले कितने थे, 34+1, अब हो गए 37+1। ऐसे ही आपको याद रखना है, जो +1 है ये CGI होते हैं। तो CGI को मिला के जो जजेस हैं वो तो हो गए 38, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो कितने हो गए, 37 हो चुके हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट में। कौन अप्रूव करता है, किस में इतनी पावर है जो कि ऐसा कर सकता है, केवल पार्लियामेंट ही ऐसा कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नंबर बढ़ा सकती है और रिड्यूस कर सकती है, इंक्रीज या फिर रिड्यूस कर सकती है। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका कॉम्पोजिशन किया जाएगा। ऑपरेशन रेग पिल ड्रग को लेकर है, NCB ने लॉन्च किया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंडिया में लॉन्च किया है ऑपरेशन रेग पिल। किसको लेके, अगेंस्ट इंटरनेशनल कैप्टागन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट, कैप्टागन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के खिलाफ इसको लॉन्च किया गया ऑपरेशन रेग पिल। कैप्टागन क्या है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ सिंथेटिक साइको स्टिमुलेंट ड्रग जो है सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है, इसको बोलते हैं कैप्टागन। NCB फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। ये इंडिया का फेडरल एंटी ड्रग एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है रिलेटेड टू ड्रग्स।
स्पेस फैसिलिटी गुजरात और तमिलनाडु में लॉन्च की गई है नई। ये क्या करेंगी, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क होंगे जो कि खोराज अहमदाबाद में लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट, पेलोड, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग हुई। स्पेस व्हीकल क्लस्टर जो है वो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। कहाँ, तूथुकुड़ी तमिलनाडु में। यहाँ लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इस तरीके की चीज़ें जो वो डेवलप की जाएंगी। किसने इसको लॉन्च करने में हेल्प किया है, इन स्पेस ने। फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसने ही इनको डेवलप किया है और प्रमोट किया है सेटअप करने में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इनको अप्रूव कर दिया है कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी के तौर पर। या ये किस में हेल्प कर देंगे, ये हेल्प कर देंगे टेस्टिंग में, वैलिडेशन में, इंटीग्रेशन में रॉकेट एंड सैटेलाइट हार्डवेयर को। यूएई ने अनाउंस कर दिया कि उसने छोड़ दिया ओपेक को। यूएई ने एग्जिट कर दिया ओपेक से एंड ओपेक प्लस से भी। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जो भी कंट्रीज़ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी। 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया था। कौन कौन सी हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। 1960 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। आप देख सकते हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिससे कि वो पेट्रोलियम की जो प्राइस है उनको कंट्रोल कर सके। बहुत सारे देश हैं जिनके पास पेट्रोल है, तो प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई से। मानो अगर कोई सप्लाई इंक्रीज़ कर दे तो उसका प्राइस भी डाउन हो जाएगा। अगर सप्लाई को कोई बहुत ही डिक्रीज़ कर दे तो प्राइस हाई हो जाएगा। तो सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने के लिए ये कंट्री साथ में आए और इन्होंने रखा कि कितना प्रोड्यूस कर सकता है कोई एक पर्टिकुलर कंट्री। लेकिन यूएई क्या कह रहा है कि हम इस ग्रुप को एग्जिट करेंगे, हमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए विदाउट कोटा रेस्ट्रिक्शन। हम नहीं चाहते कि कोई कंट्री हम पर दबाव बनाए कि हम कितना तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा चाहता है यूएई। प्रोजेक्ट फ्रीडम, डोनाल्ड ट्रंप जी ने अनाउंस किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम, अंडर विच यूएस की जो नेवी, ये क्या, ये पिछला है, ये करंटली है या नहीं है इसको छोड़िए। जब ईरान और यूएसए के बीच में जब कन्फ्लिक्ट चल रहा था ईरान एंड यूएसए के बीच में, तब उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम जो उसको लॉन्च किया था। उसके अंडर यूएस नेवी शिप जो वो एस्कॉर्ट करेंगे जो भी शिप, फॉरेन शिप जो फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनको।